जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो हम लोगों की श्रृंखला ये है, इसे छठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है। उम्मीद और विश्वास है कि आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे आज टॉपिक कौन सा हम लोगों का होने वाला है। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। हम आपको बता दें, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही है, उसमें बहुत शानदार तरीके से हम आपको एक एक वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान भारतीय संविधान अभी लागू नहीं हुआ है और ना ही अभी हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग केवल जो है संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं। बस 1 या 2 क्लास में संविधान तुरंत लागू होने वाला है और दस्तावेज भी मिलने वाला है। फिर वहां पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। एकदम जीरो से लेकर के हीरो वाली जो श्रृंखला चल रही है, एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक। तो मेरा ये पूरा जितना भी संघर्ष है, एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं और उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पहली चीज तो यह है कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम इतना वो बोर्ड पे पूरा लिख देते हैं कि अगर आप केवल इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसी का केवल पीडीएफ बना लेंगे और 2-3 बार अगर इसको देखते रहेंगे तो 100% आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, कोई चीज अगर योजनाबद्ध तरीके से आप कर रहे हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। देखिए, याद करने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए एक बार आपने वीडियो देखा, अब एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा जो है उसको एक बार फिर देखिए, उसके बाद मनन करिए कि हमने इस वीडियो में क्या देखा था। तो सबसे पहले आपको पूरा संविधान का सिलेबस पता होना चाहिए। जब आपको सिलेबस पता रहेगा तभी तो आप, वही हाल है कि बीछिक मंत्रे न जाने और सांपिंग मुंह में अंगुरी डाले। तो कम से कम जब आपको सिलेबस पता रहेगा, जब आपको उसकी भूमिका पता रहेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको पता रहेगी, तो आप 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। तो हम आपको बता दें, भारतीय संविधान की जो श्रृंखला चल रही है तो वो क्लास 1 से लेकर के और 5 तक आप लोगों ने देख लिया है। आज हम लोगों की जो होने वाली है वो क्लास नंबर 6 होने वाली है। 5 क्लास तक आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है और उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आई होंगी। आज हम लोगों की छठी क्लास है। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज क्लास संख्या 6 है। क्लास संख्या 6 है। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है। हम संवैधानिक इतिहास से लेकर के और वहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं जब ब्रिटिश व्यापारी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं और उसके बाद जो है किस प्रकार से हमारे भारत में रहना शुरू करते हैं और यहीं भी आकर के यहीं फुटकर उत्पादन करना शुरू कर दिए और किस तरह से हम भारतीयों को ये बेवकूफ बना करके और हमारी ही जमीन को ये हड़प लिए और इनको यहां से बाहर निकालने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। 1599 में अगर हम बात करें, 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना होती है, जो ब्रिटेन की पहली कंपनी थी। तो वही कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत की धरती पर कदम रखता है। राजनीतिक की अगर हम लोग बात करें, फिलासफर की अगर हम लोग बात करें, तो पहले हैं सुकरात। सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो और प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु और अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर। सुकरात जो थे वो हमारे राजनीति के पहले फिलासफर थे। ये सब लोग कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे। यूनान से ही धीरे धीरे ये व्यवस्था उत्पन्न हुई और जब सिकंदर चुनाव लड़ा और जीत गया और वो राजा वंशानुगत प्रणाली जो थी उसको समाप्त करके एक नए गणतंत्र की व्यवस्था की, यही इन लोगों का उद्देश्य था। और हमारे भारत में गणतंत्र की व्यवस्था 26 जनवरी 1950 से होती है, लेकिन उससे पहले का जो इतिहास रहा है, उससे पहले का जो संघर्ष रहा है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग 1905 से पढ़ रहे हैं। 1905 से लेकर के और 1950 तक, 1905 से लेकर 1950 तक। सबसे पहली बात तो यह है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग और सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में लीग की स्थापना होती है और ढाका इसका मुख्यालय बनाया गया। अंग्रेजों का यह उद्देश्य था कि कुल मिला के इन लोगों को आपस में फूट डालो और राज करो की व्यवस्था थी। इन चट्टा को ही नहीं पता था कि हम लोग कब जो है एक हो जाते हैं और कब अनेक रहते हैं। इन लोगों को ये बात पता थी नहीं, लेकिन ये बाद में जो है ये धोखा खा जाते हैं बेचारे। इन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान सभा, इन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान इन्हीं को ही लपेट देता है। इनको ये बात पता नहीं था। इंडिया वालों को ये सारी जानकारी है, बस इंडिया वाले थोड़ा सा सीधे साधे पड़ जाते हैं कि चलो ठीक है यार जाने दो, अवॉइड कर जाते हैं और कुछ नहीं। हमने आपको इसमें पढ़ाया 1905 के बारे में हमने आपको बताया।
1906 के बारे में बताया, 1907 के बारे में बताया, 1909 के बारे में, 1911, 1912, 1914 और 1915। उसके बाद 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, सॉरी 21 के बारे में नहीं चर्चा किए थे हम लोग, 22 के बारे में। देखिए वो सब इतिहास में आपको बताएंगे। 1925, 1926। देखिए एक तरफ से एक एक कहानी से पिछली वाली क्लास में हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ा दिए हैं। 1926 के बाद 1927, 1928, 1929, 1930, 1930, 31, 32 प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1934, 1935। यहां तक हम लोग चर्चा कर लिए हैं 1935 तक। अगला जो हम लोगों का चलता है वो अब शुरुआत होगा 1938 से। यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 1938 से। तो इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने देखा है और उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला बता दें आपको 1938। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। अब आप पूछेंगे कि हरिपुरा कहाँ है, तो जो हरिपुरा है ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में, हरिपुरा गुजरात में है। अब इसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? अध्यक्षता कर रहे थे बाबू सुभाष चंद्र बोस। ये अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसकी क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहां तक तो बात समझ में आई, ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि भारतीय नेताओं और अंग्रेजों के मध्य थोड़ी सी झड़प होती है। उस झड़प में ये अंग्रेजों को पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस से जो दूसरा नरम दल वाला है वो विभाग नाराज है, और मौका अब हम लोगों को मिल गया कि इन गरम दल और नरम दल वालों को भी आपस में लड़ा दिया जाए। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, और जब इसमें इन्होंने अध्यक्षता की तो अंग्रेजों ने यह प्रस्ताव रखा कि जो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में जो अगला अधिवेशन होने वाला है उसकी अध्यक्षता बोस करेंगे। और जब ये बात नरम दल वाले गांधी जी वाले विभाग में जब पता चली तो गांधी जी कहीं ना कहीं मना कर दिए। अब अंग्रेजों को ये बात पता थी कि जब सुभाष चंद्र बोस को हम अध्यक्षता के लिए कहेंगे तो गांधी जी वाला जो विभाग है वो मना करेगा, और जब मना करेगा तो आपस में इन लोग होगी फूट, और जब फूट होगी तो हम लोग मजा करेंगे। मतलब कि अभी भी अंग्रेज हारी नहीं मान रहे हैं। तो जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए इसकी, तो इन लोगों ने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली अध्यक्षता जो है 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। ये जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, अब आप कहेंगे कि त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। तो 1939 कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो त्रिपुरी वाला जो होता है, और इसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को दी गई। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को दी गई तो जो अगला पक्ष था वो थोड़ा सा नाराज हो गया। जब अगला पक्ष थोड़ा सा नाराज हो गया तो अब यहां पर गांधी जी ने किसको भेज दिया? पट्टाभी सीतारमैया को भेज दिया। गांधी जी ने किसको भेजा? पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने भेज दिया। गांधी जी ने किसको भेजा? पट्टाभी सीतारमैया को भेज दिया। अब जब भेज दिए तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो गई। अब दो दावेदार हो गए,
एक ही पद के लिए जब दो दावेदार हो गए तो सीधी सी बात है क्या होगा, मतदान होगा। तो अब तुरंत यहां पर चुनाव हो गया। इस अधिवेशन को लेकर के तुरंत यहां पर चुनाव हुआ। चुनाव में दो प्रत्याशी आए। चुनाव में दो प्रत्याशी आते हैं। एक प्रत्याशी जो थे वो पट्टाभ सीतारमैया थे, जो भेजा गया था इनको किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, पट्टाभ सीतारमैया। दूसरे जो थे भाई साहब सुभाष चंद्र बोस थे ही, सुभाष चंद्र बोस थे। चुनाव हो गया इस पद को लेके, कांग्रेस के पद को लेके जो त्रिपुरी में अधिवेशन होने वाला था। पट्टाभ सीतारमैया बेचारे पटकनी खाई गए, लो पटकनी खा गए, मतलब हार गए, हिस्ट्री से याद कर लीजिए। और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। जब जीत गए तो इसी समय गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया, पट्टाभ सीतारमैया की हार मानो मेरी हार। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, दादा कहीं आप छठिया गए हो, कहीं आप बिगड़ गए हो, अरे हम भी तो भारतीय हैं, कहा हम अंग्रेज थोड़ी नहीं, हम विदेशी थोड़ी नहीं है, कहीं देखो अब हम जब कह रहे हैं तो हम कहेंगे, हमारा आदमी हार गया तो समझो हम ही हार गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, त्यागपत्र दे दी। ई भाई साहब त्यागपत्र दे दी, त्यागपत्र दे दिए। जब ये त्यागपत्र दे दिए तो नया अध्यक्ष जो इसका बना, नया अध्यक्ष कौन बनता है? नया अध्यक्ष मतलब त्रिपुरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय थोड़ा सा योग्य आदमी थे। देखिए जब राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया तो अब राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, 1939 कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता किए। तो अब सवाल अगर पूछ रहा है कि त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षता की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो शुरुआत जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने किया तुरंत पट्टाभ सीतारमैया आ गए और चुनाव हो गया और पट्टाभ सीतारमैया पटकनी खा गए, मतलब हार गए, और सुभाष चंद्र बोस बन गए अध्यक्ष। अब अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी इनको मिली गई एक तरह से। लेकिन जैसे ही विरोध हुआ इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र जब दे दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय सबसे योग्य आदमी थे, इनको भेजा गया भाई आप ही जाइए और आप ही संभालिए, और इसको किसी के संभालने की बस की बात नहीं है। तो त्रिपुरी अधिवेशन हो गया। अब क्या हुआ, जब ये त्यागपत्र दे दिए सुभाष चंद्र बोस, त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने कहा कि देखो अब हम भी कुछ करेंगे। इनसे भी जुड़े तमाम युवा क्रांतिकारी थे, तो कहे कि सुभाष चंद्र बोस चलिए अब हम लोग भी कुछ किया जाए, नहीं तो देश तो लग रहा है केवल अगर बुजुर्गों के ही हाथ में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हम युवा क्या करें, तो करें क्या करें। इन लोगों ने कहा चलिए ठीक है हम लोग एक संगठन बनाते हैं। अब यहीं पर बाबू सुभाष चंद्र बोस ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि इस संगठन के माध्यम से अब हम लोग जो है अंग्रेजों से थोड़ा बहुत मुकाबला करेंगे, क्योंकि कोई संगठन होना चाहिए। तो जब आपके पास कोई संगठन रहेगा, कोई छोटी पार्टी रहेगी, तो धीरे धीरे उस पार्टी के माध्यम से आप जो है आगे अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। ये क्या हुआ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जब इन्होंने स्थापना किया 1939 में। कब स्थापना किए? तो 1939 में। देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो जाती है। और जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई तो बाबू सुभाष चंद्र बोस अपनी टीम के साथ पहुंच गए कोलकाता में। कोलकाता के एक चौराहे पर हालवेल की स्टैचू लगी थी। अब उसी के किनारे ये धरना देना शुरू। स्टैचू किसकी थी? हालवेल की थी। हालवेल कहाँ का था? ब्रिटेन का था। तो सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि क्या मेरे भारतीय क्रांतिकारी तमाम शहीद हुए हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर लगनी चाहिए, कि ये मूर्ति जो है अंग्रेजों की यहाँ पर लगनी चाहिए। इसी बात को लेकर के सड़क के एकदम किनारे शांति से
पल्ली वल्ली बिछाए के, बोरिया वरिया बढ़िया सा बिछाए के, और आराम से सब लोग वहीं पर बैठ गए, धरना देना शुरू किए। ये बात अंग्रेजों को पता चली कि ये संगठन तो लग रहा है यार मजबूत हो गया, कल को ये हमको डिस्टर्ब कर सकता है। बस तुरंत आओ न देखे ताओ, सुभाष चंद्र बोस के पास पुलिस पहुंची और इनको गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे ही गिरफ्तार हुए और जेल में गए तो तब वकीलों से बहस होना शुरू हुई। ये भी एक बेहतरीन वकील थे, भाई हमारा कसूर क्या था, लोगों ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है। जेलरों ने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, इनका कोई कसूर तो है नहीं, एक काम करो इनको छोड़ दो। कुछ लोगों ने कहा कि अगर इनको आप छोड़ देते हो तो इनका संगठन बहुत जबरदस्त चल रहा है, मामला सब हो जाएगा गड़बड़, तो कहीं एक काम करो इनको नजरबंद कर दो इनके घर में ही। नजरबंद का मतलब क्या होता है? नजरबंद का मतलब यह होता है कि जैसे आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको आप ही के घर के अंदर रखा जाएगा, अगर आप कहीं जाओगे तो आपके साथ पुलिस प्रशासन साथ में जाएगी। मतलब आप मनमानी कहीं नहीं जा सकते हो, ना तो किसी आप कहीं किसी संगठन का नेतृत्व कर सकते हो, ना कहीं आप सभा कर सकते हो, ना तो आप धरना दे सकते हो, आपको घर के अंदर रहना है। तो पुलिस प्रशासन था भाई, कुछ भी नियम लगा दे कि 144, कुछ है बहाना बना दे कि आप बाहर जाओगे तो ये होगा वो होगा, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस को भैया अंदर कर दिया गया। बाहर जियाउद्दीन पठान, तमाम इनसे एक से एक लोग अफगानिस्तान से सुभाष चंद्र बोस से मिलने के लिए आते थे। जियाउद्दीन पठान का भेष धारण करके और ये फटाक से निकल लिए, निकल के दिल्ली पहुंच गए। शिशिर कुमार बोस इनके भतीजा, इनको ले जाके छोड़ दिए उनका भेष धारण करके, क्योंकि लोगों का मिलना जुलना था ही। फिर ये पहुंच गए काबुल होते हुए, सीधे ये सिंध ऊपर होते हुए ये चले गए मास्को। मास्को पहुंचते हैं तो उस समय वही सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार, ये विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ये विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, इधर सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और इधर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना थी और सेकंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था। जब ये मास्को पहुंचे, इन लोगों को लगा, मतलब सुभाष चंद्र को लगा कि यहाँ से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, सीधे इटली पहुंच गए। इटली से जो है हिटलर के यहाँ पहुंच गए, जर्मनी पहुंचते हैं हिटलर के यहाँ। फिर वहां से अपना सुभाष चंद्र बोस के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, वो ऐतिहासिक चीजें हैं, अभी हम लोग उसमें चले जाएंगे तो तमाम क्रांतिकारियों की याद आने लगेगी, फिर हम लोग उसी पर मस्त रहेंगे, वहीं पर व्यस्त हो जाएंगे। 1939 के बाद अगली जो घटना घटती है, संवैधानिक चीजें हैं, केवल वही हम लोग पढ़ेंगे। 1940 में क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। इसका मतलब क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, भारतीय नेताओं के बगैर पूछे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को भी उसमें शामिल कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वार में 11 प्रांतों में डायरेक्ट कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। उस समय ब्रिटिश सरकार की एकदम हालत खराब हो गई। उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम चर्चिल था। ब्रिटेन का पीएम चर्चिल था। ये चर्चिल जो है इस पार्टी से जुड़ा था, कंजरवेटिंग पार्टी। बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा। कंजरवेटिंग पार्टी से चर्चिल था, तो ब्रिटेन में ये पीएम था। चर्चिल को जब ये बात पता चली कि 11 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने, 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों के द्वारा ये बताया गया, देखिए भाई आप इस्तीफा ना दीजिए, जो आपकी बातें हैं वो मानी जाएंगी। कई लोगों ने कहा मुझे संविधान सभा चाहिए। भाई भारतीय लोग जिद आ गए थे, संविधान सभा चाहिए, संविधान। अब मुझे संविधान नहीं चाहिए, मुझे संविधान सभा चाहिए और हम लोग अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। इसी बीच क्या होता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्धा से शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्धा से प्रारंभ हो गया। गांधी जी द्वारा
वर्धा, वर्धा से प्रारंभ, गांधी जी द्वारा वर्धा से प्रारंभ हो गया 1942 में, और 1942 में ही चर्चिल ने आनन फानन में क्या किया, वहां से एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। लो भैया, क्रिप्स मिशन वो क्यों भेजता है, पहले तो ये समझिए। अगस्त प्रस्ताव के समय भारतीयों ने कहा, बगैर मुझसे पूछे आप लोगों ने मुझे क्यों शामिल कर लिया, पहले तो मुझे संविधान चाहिए, संविधान सभा बनाओ मेरे लिए, तब हम आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपकी मदद करेंगे। की चट्टा आनंद फानन में भेज दिया, जाओ भैया। क्रिप्स के निर्देशन में तुरंत इसने भेज दिया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। बड़ा से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला 1942 की घटना। 1942 क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, इसका उद्देश्य क्या था? भाई उद्देश्य भी तो पता होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय संविधान सभा का निर्माण करना, भारतीयों के लिए। इसीलिए पूरा लिख देते हैं कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाना, संविधान सभा बनाना, इसका उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए क्या बनाना? संविधान सभा बनाना। जब ये आया भारत में, भारतीय नेताओं को लगा कि काले बनिया आज सेठ जसुरा आनंद फानन में इस तरीके से कहां भेज दिया। तुरंत वहीं पर गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी द्वारा इसको क्या कहा गया? गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। स्टेटमेंट ये गांधी जी के द्वारा आ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? टूटते हुए, सॉरी टूटते हुए, टूटते हुए बैंक का चेक। टूटते हुए बैंक का चेक किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने। किसको कहा गया? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन सर साइरिल क्रिप्स के निर्देशन में आया, और इसको भेजा किसने था? चर्चिल ने भेजा था। चर्चिल ने किस लिए भेजा था? इसलिए भेजा था कि हम भारतीयों को संविधान सभा बनाने के लिए व्यवस्था दे देंगे, और ये बहाना, इसी बहाने के साथ हम भारतीय युवाओं को अपने में शामिल कर लेंगे सेना में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, और हम लोग इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और उसके बाद इनको कहेंगे भाई तुम संविधान तुमको भागो यहाँ से, हटाओ। इन लोगों को, चट्टा को, अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अंग्रेज तो भूल गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने धोखा दे दिया था। हम भारतीयों को 7 पुस्तक बात याद रहती है, 7 पुस्तक के बाद बदला लेते हैं, और वो चट्टा लोग, ओ माय गॉड, उनको कुछ पता नहीं है। तब जब टूटते हुए बैंक का चेक कहा गया तो ये मिशन फेल हो गया। जब ये मिशन फेल हो गया तो भारतीय नेताओं ने कहा कि तुम लोगों के बस की बात नहीं है, अब हम जो है अपने भारतीय युवाओं को तुम लोगों की सेना में शामिल नहीं करेंगे। एक बार हम लोग धोखा खा गए, अब दोबारा हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। मुझे संविधान सभा चाहिए तो चाहिए। आपको बता दें कि 1942 ईस्वी तक भारतीय नेता देश के लिए लड़ते थे, लेकिन 1942 के बाद भारतीय नेता जो है वो अपने पेट के लिए लड़ने लगे। शायद यही कमी थी। भारत और पाकिस्तान 2 मुल्कों में ये भारत विभाजित हो गया, वरना आज हमारा भारत अखंड भारत होता। धीरे धीरे आपस में फुटना शुरू हो गई। अगला घटना, जो मुख्य घटना घटती है
42 के बाद 1945। धीरे धीरे हम लोग संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाएगा और उसी के बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। उससे पहले जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही शानदार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्रम जिस तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं सीधा आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। 1945 में क्या होता है? ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर गई। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार क्या होती है? गिर गई। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर गई। ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी सरकार गिर गई। जब चर्चिल की सरकार गिर गई काम इनका हो गया खत्म भाई साहब का। चर्चिल सरकार गिर गई। सरकार गिर गई। जब चर्चिल की सरकार गिर गई तो ब्रिटेन में अब क्या होता है? नया चुनाव होता है। ब्रिटेन में नया चुनाव हुआ। ब्रिटेन में नया चुनाव हुआ। अब जब नया चुनाव हुआ कब होता है? 1945 में ही हुआ। कब? जब 1945 में नया चुनाव हुआ तो नई पार्टी का गठन हुआ। नई पार्टी की सरकार बनी। नई पार्टी की सरकार बन गई। नई पार्टी की सरकार बन गई। लो भैया किसकी सरकार बन गई? अब तो यहां लेबर पार्टी, मजदूर पार्टी या श्रम पार्टी की सरकार बन गई। कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी या श्रम पार्टी? लेबर पार्टी या श्रम पार्टी या मजदूर पार्टी की सरकार बनी। तो भैया लेबर पार्टी, श्रम पार्टी, मजदूर पार्टी की सरकार बन गई और अब वहां का नया पीएम कौन बनता है? ब्रिटेन का नया पीएम। लो भैया आ गया ब्रिटेन का नया पीएम। ब्रिटेन का नया पीएम कौन बनता है? क्लेमेंट एटली। नया पीएम क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली नया पीएम बनता है 1945 में ही। 1940 में। किस पार्टी से जुड़ा था? लेबर पार्टी, श्रम पार्टी या मजदूर पार्टी? नया वहां पर चुनाव होता है। ये थोड़ा सा जानकार आदमी था, इसको लगा कि अब भारतीयों को छेड़ना ठीक नहीं है। अगर भारतीय संविधान सभा की मांग कर रहे हैं तो चुपचाप मार के संविधान सभा इन लोगों को दे दो और टेंशन खत्म करो, भारत को छोड़ दो, नहीं तो इसी के चक्कर में हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। हम लोगों ने खूब लूटा, अब ठीक है ज्यादा लूटना ठीक नहीं है। इनकी हालत खराब हो गई। इनको लगा कि अब हमारे भारतीय नेता इनको ठीक कर देंगे। जो भी अंग्रेज वहां पर आएगा भारत में डिस्टर्ब होने के लिए, अब सबको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। जो भारतीयों को डिस्टर्ब करेगा वो सीधा डिस्टर्ब होगा, अब कोई रोक नहीं सकता है। ये बात क्लेमेंट एटली के दिमाग में सीधा प्रवेश कर गई। क्लेमेंट एटली ने 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स में 1946 में इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठक बुलाई। मंत्रियों की बैठक बुलाई। ठीक, मंत्रियों की बैठक बुलाई। मंत्रियों की बैठक बुलाई। जितने भी कैबिनेट मंत्री थे सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब होता है कि संसद का निचला सदन। जैसे वहां की संसद है जो पार्लियामेंट है, एक है निम्न सदन, एक है निम्न सदन, एक है उच्च सदन। उच्च सदन, जो निम्न सदन है इसी को कहते थे
हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये जो संसद है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की संसद में निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, मतलब लोकसभा। यह है आपकी क्या, लोकसभा। यह है क्या, ये राज्यसभा, उच्च सदन, और ये निम्न सदन। तो निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और उच्च सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जो भी कानून बनते हैं वो सब निम्न सदन से बनते हैं। जैसे भारत में लोकसभा जो है मुख्य सदन होता है और राज्यसभा जो है सेकेंडरी सदन होता है ना। जो भी कानून बनते हैं वो सब कहाँ से बनते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स से बनते हैं। अब क्या हुआ कि क्लेमेंट इटली बैठक बुला लेते हैं। क्लेमेंट इटली ने बैठक बुलाया और जितने भी कैबिनेट मंत्री थे उन सारे कैबिनेट मंत्रियों से इसने सलाह ली। चालाक आदमी था क्लेमेंट इटली जो था, उस सभी मंत्रियों से सलाह लिया और सलाह लेकर के 3 लोगों का चुनाव किया। 3 लोगों का चुनाव किया। उन तीनों लोगों का नाम हम आपको दिखा दे रहे हैं। 3 लोगों का चुनाव किया। एक पैथिक लॉरेंस को चुना, पैथिक लॉरेंस को चुना। दूसरे जो थे स्टेफर्ड क्रिप्स को चुना। तीसरा एवी अलेक्जेंडर को चुना। एवी अलेक्जेंडर को। पैथिक लॉरेंस जो थे सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे। ये सब कैबिनेट मंत्री थे, ये जो थे व्यापार मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे नेवी मंत्री थे। एवी नेवी स्ट्रिक से याद कर लीजिए। एवी नेवी। एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नेवी मंत्री थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस जो थे वो सचिव थे। तीनों लोग कैबिनेट मंत्री थे। कहां पर तीनों लोग कैबिनेट मंत्री थे, हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में किसके कैबिनेट मंत्री थे, क्लेमेंट इटली के। क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी, मजदूर पार्टी, श्रम पार्टी का था और इसने जो है अपने 3 मंत्रियों को कहा कि तुम लोग जाओ भारत में और भारतीयों के लिए एक बेहतरीन संविधान सभा की स्थापना करिए। और संविधान सभा जब बन जाएगा तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय लोग अपनी जो है क्या करेंगे, संविधान आराम से बनाएंगे और हम लोग भारत को छोड़ देंगे। अब भारत से जबरदस्ती कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय अब सजग हो गए हैं। अब तुम लोग भी शांति से जाना और जो प्रांतीय विधानसभा है उसी सीटों में से इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा के उन्हीं लोगों से संविधान सभा आराम से व्यवस्थित करके बनवा देना, जिससे थोड़ी बहुत अगर हम लोगों में थोड़ी बहुत प्रतिद्वंदता होगी तो समाप्त हो जाएगी। बाकी हम लोग आते जाते रहेंगे। हम लोगों का वंशज भारत में है ही है, जो आंग्ल भारतीय के नाम से जाना ही जाता है। इन चट्टों को ये नहीं पता था कि मोदी जी आएंगे 104वां संशोधन करेंगे और आंग्ल भारतीयों का कोटा भारत से समाप्त करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग इसके आगे के बारे में व्याख्या करते हैं। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए पहले में हमने आपको इसमें क्या बताया, इसमें हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान की जो छठी क्लास है 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन के बारे में, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, अगस्त प्रस्ताव, ब्रिटेन में पीएम कंजर्वेटिव पार्टी, 42 भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद 42 में ही क्रिप्स मिशन भारत में आया। देखिए 42 में ही क्या आता है, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टूटते हुए बैंक का चेक कहा। 45 में ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर गई और वहां पर चर्चिल की सरकार जब गिरी फटाक से, तो ब्रिटेन में नया चुनाव हुआ 45 में और नई पार्टी की सरकार बनी, जो लेबर पार्टी, श्रम पार्टी, मजदूर पार्टी से पीएम बन करके आते हैं। उनका नाम था भाई साहब का क्लेमेंट इटली। और 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने मंत्रियों को बुला करके उन्होंने कहा कि ए भाई साहब तुम लोग जाओ और भारत में भारतीयों के लिए एक नए संविधान सभा की
अब यहीं से शुरुआत होती है कैबिनेट प्लान की, कैबिनेट मिशन की। तो आइए हम लोग देखते हैं कैबिनेट प्लान के बारे में क्या क्या स्थिति है, कैसे कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं गहराई से। कैबिनेट प्लान या मिशन, कैबिनेट प्लान या कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्लान या कैबिनेट मिशन। अच्छा, इसको कैबिनेट मिशन और कैबिनेट प्लान कहाँ के हो गया? इसको कैबिनेट प्लान कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया, ये तीनों जो मंत्री थे ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री होने के कारण इस मिशन को कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान कहा गया। क्लियर? अब इसकी स्थापना होती है, स्थापना किसकी? संविधान सभा की, संविधान सभा की। लेकिन संविधान सभा बनने से पहले कैबिनेट प्लान की स्थापना होती है। कैबिनेट प्लान की स्थापना होती है कहां? देखिए 14 मार्च 1946, 1946, 14 मार्च 1946 को, 14 मार्च 1946 में किसकी स्थापना होती है? कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान की। इसकी स्थापना कहां पर होती है? ब्रिटेन में होती है। अरे ब्रिटेन में अगर होती है तो कहां होती है? तो ब्रिटेन में होती है पार्लियामेंट में, वहां की संसद भवन में, संसद भवन में। संसद भवन में होती है कहां? हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स। ये लोकसभा था, निम्न सदन था। और कितने मंत्रियों को भेजा गया? 3 मंत्रियों को भेजा गया। क्या लेकर के? गेट पास लेकर के। समझिएगा, पास, PAS, पास, शॉर्टकट PAS, PAS। भाई कोई एंट्री करेगा तो कोई ना कोई गेट पास होना चाहिए, तो पास लेकर के इन लोगों को भेजा गया। पास, एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। पी से आते हैं पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ए से आते हैं AV अलेक्जेंडर। यस से आते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस को हमने बताया ये सचिव थे, ये भी मंत्री, नेवी मंत्री थे, नेवी मंत्री थे, नेवी मंत्री थे। ये जो थे वो व्यापार मंत्री थे, व्यापार मंत्री। देखिए व्यापार मंत्री, तीनों लोगों के समूह को, तीनों लोगों के समूह को क्या कहा गया? क्योंकि तीनों कैबिनेट मंत्री थे इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कैबिनेट प्लान या कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान। तो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान इसलिए कहा गया क्योंकि ये तीनों लोग कैबिनेट मंत्री थे। और PAS, पास लेकर के कहाँ आते हैं? भारत में। इस ट्रिक से हम लोग याद कर लिए। P से पैथिक लॉरेंस, A से AV अलेक्जेंडर और यस से स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस सचिव थे, AV नेवी, AV नेवी, AV नेवी मंत्री थे और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार मंत्री थे। जब ये कैबिनेट प्लान भारत में आया तो भारतीय नेताओं ने इसका स्वागत किया शांतिपूर्वक। चलो ठीक है, बनाओ संविधान सभा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और संविधान सभा अब धीरे धीरे हम लोगों का बनेगा और अब आगे हम लोग अपना काम धीरे धीरे करेंगे। तो कैबिनेट प्लान का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, गठन, संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का क्या करना? गठन करना। और संविधान सभा का क्या उद्देश्य था? संविधान निर्माण करना। देखिए संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? संविधान
सभा का उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माण करेगा ये भैया संविधान निर्माण करेगा। का उद्देश्य था संविधान निर्माण करना। संविधान सभा का उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना और कैबिनेट प्लान का उद्देश्य था संविधान सभा बनाना। चलो ठीक है, ये निकल पड़ा वहां से लेकर के डेरा डम्बर अपना। कई तारीख को? 14 मार्च 1946। 14 मार्च 1946 को ये निकल पड़ता है। कैबिनेट प्लान भारत दिल्ली कब पहुंचता है? 24 मार्च, समझिएगा बात को, 1900, इधर देखिए 14 मार्च 1946 को निकला ब्रिटेन से और 10 दिन पहुंच गया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट प्लान भारत पहुंचा। भारत मतलब दिल्ली पहुंच गया। हमारे भारतीय नेताओं ने और भारतीय नेताओं के द्वारा इसका स्वागत किया गया। भारतीय नेताओं के द्वारा स्वागत हुआ। अब जब ये पहुंचा 24 मार्च 1946 को, इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। इसने कहा चलो ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाए, लेकिन संविधान सभा का गठन होगा तो भाई भारत के जो लोग हो आप लोग आ जाओ। इसमें से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होगा। क्लियर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होगा, है ना? थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा, वोल्टेज की समस्या है। तो भारतीय नेताओं के द्वारा इसका क्या हुआ? स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद भारतीय नेताओं ने स्वागत किया। जब भारतीय नेताओं ने स्वागत किया, कैबिनेट प्लान ने कहा, ये जो कैबिनेट प्लान था इसकी अध्यक्षता पहली चीज तो भारत में कर कौन रहा था? ये क्वेश्चन आप जानिए। कैबिनेट प्लान की अध्यक्षता, कैबिनेट प्लान की अध्यक्षता कौन कर रहा था भारत में? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैथिक लॉरेंस भाई साहब जो थे, पैथिक लॉरेंस भाई साहब, कैबिनेट प्लान कैबिनेट मिशन की जो स्थापना थी वो पैथिक लॉरेंस के द्वारा की जाती है। और जब पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट प्लान कैबिनेट मिशन की स्थापना की जाती है तो मतलब अध्यक्षता की जाती है भारत में। अब ये लोग संविधान सभा में जो निर्धारित कर रहे हैं वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण हो रहा है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होगा। एक सीट का निर्धारण होगा। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर। उस समय हमारे भारत के ब्रिटिश प्रांतों में टोटल 1585 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांतों के कुल सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में विधान सभाओं में भारतीय ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभाओं में कुल सीटें 1585 थी। आप ढूंढते रहिए, किताब में सब नहीं मिलेगा आपको।
1585 सीटें थी। इन्हीं सीटों में से ही चुन करके लाना था। ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटों का निर्धारण होना था। जब कैबिनेट प्लान के नेताओं ने कहा कि आ जाओ भैया 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोग, सब एक और लाइन लगा के चल दिए, हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। कैबिनेट प्लान ने कहा यार तब तो तुम सब गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे, और तुम लोग बनोगे 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 तो 10 लाख पे हमें 21 सीटियां चाहिए। तो इन लोगों ने कहा एक काम करो भैया, इनडायरेक्ट इलेक्शन करा लो, सीधी सी बात, न रहा है बांस और न बाजे बांसुरी। तुरंत इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। विधानसभाओं में क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बाद जो है 389 सदस्यों को लाया गया। फिर यही लोग मिलकर के संविधान का निर्माण करना प्रारंभ किए। फिर धीरे 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 सारी स्थिति क्या होती है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन क्लास अब थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। हमारा ये उद्देश्य है कि आपको जो है कम से कम 45 से 50 मिनट के मध्य आपकी रिकॉर्डेड क्लास हो। भाई लाइव क्लास आपकी जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो वो अपना 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे की बड़ी बड़ी मैराथन क्लास होगी। धीरे 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 करके और भी सारी क्लासेज हम लोग देने का आपको प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आपको इकोनॉमिक्स की क्लास मिल रही है, हिंदी की क्लास मिल रही है, रीजनिंग की क्लास मिल रही है, जीएस में ये क्या नाम है, हिस्ट्री की क्लास मिल रही है, ये पॉलिटी की क्लास मिल रही है, इकोनॉमिक्स की 3-3 4-4 जीएस की क्लास मिल रही है, हिंदी मिल रही है, रीजनिंग मिल रही है, आपको गणित की भी जल्द से जल्द कक्षाएं मिलने वाली हैं, और भी सारी कक्षाएं आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। पूरा एक तरफ से है ना, पूरा एक तरफ से यूट्यूब पर आपको एकदम फ्री मिलने वाला है। ठीक, अभी तक हम लोगों के पास सेटअप नहीं था, लेकिन आप सभी के प्यार आशीर्वाद से सेटअप हो चुका है। आपके द्वारा और आपके लिए ही सारी व्यवस्था ये कराई जा रही है। धीरे धीरे आपके लिए संघर्ष किया जाएगा, और आपके अगर कोई सुझाव होंगे, कोई और आपको बताना होगा कि इस तरीके से नहीं इस तरीके, तो आप लोग अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बाकी तो तमाम प्रकार के लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो निगेटिव कमेंट ऐसे करते रहेंगे, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है ना। हाथी अपने रंग में चलती रहेगी, ऐसे कुत्ते भूंकते रहेंगे, इसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। उम्मीद और विश्वास है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।